अच्छा सर, अभी आपने कहा कि पोलराइजेशन काफ़ी थी, तकसीम थी अदलिया में, लेकिन अब जो थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जो आइनी बेंच के जो कमीशन के हाई मेंबर होंगे उनके पास ज़्यादा अख्तियारात होंगे चीफ जस्टिस से, और अब शायद अदलिया की तहरीक भी कोई चल सकती है। अभी खोसा साहब भी कह रहे थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाने के लिए वकला भी एक तहरीक चलाने लगे हैं। आपको लगता है इम्प्लीकेशंस ऐसी होंगी सवेर? देखें, तहरीकें तो चलती रहती हैं, चलाने का भी सबको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन एक आईनी अंदाज के अंदर एक अमेंडमेंट की गई है जिसके अंदर पार्लियामेंट ने ये कहा कि ये हमारा हक है कि अगर हम कौम के आगे रिस्पॉन्सिबल हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंटेबल हैं टू दी पीपल, तो अगर मुकदमात वक्त के ऊपर नहीं ख़त्म होते और कत्ल के मुकदमात और बहुत से दूसरे मुकदमात पूरे 25-25 साल रहते हैं, तो उन्होंने कुछ तो उसका करना है, एंड दैट इज़ द रीज़न उन्होंने किया। तो ये धमकियां हैं कि तारीख चलेगी, वो चलेगी, ये पहले भी ऐसे ही होता रहा है कि आप मेरिट के ऊपर चीफ जस्टिस का इलेक्शन होता है। अभी 3 मेंबर्स की कंसिडरेशन होगी, 3 जजेस की, और उसके अंदर पार्लिमानी बोर्ड उसको अपने तौर पे देखेगा और 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। 12 में से 8 लोग ओके करेंगे तो वो बनेगा, और आई एम श्योर कि उसके ऊपर इंसाफ होगा। बाकी खोसा साहब खुद वकील हैं और बड़े तजर्बाकार और कोना मश्क हैं, उनको ये पता है कि ये एक वक्त की ज़रूरत है, और उनकी पुरानी पार्टी उसके अंदर बिलावल भुट्टो साहब जो उनके लीडर रहे हैं और थ्रू आउट वो उसी के मरून मिन्नत हैं, उन्होंने उनको गवर्नर बनाया और सब कुछ, तो वो तो पेश थे इसके अंदर, और सारी जमातें तकरीबन 99% सब जमातें इत्तेफाक में हैं। और मैंने कहा, तहरीक इंसाफ ने भी कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब का एजेंडा दरअसल हमारा एजेंडा है, तो मेरे ख्याल में इट इज़ खुश आइन, बाकी कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा सर, एक इल्ज़ाम बहुत लगा, पीटीआई के 2 सेनेटर्स जो थे, पीटीआई ने उन्हें गद्दार कह दिया, हालांकि वो सेनेट में भी नहीं आए, डॉक्टर जरका हैं और एक और हैं। फिर उसके बाद अख्तर मेंगल भी अपने सेनेटर्स के दिफा में आ गए, उन्होंने भी कहा कि हमारे सेनेटर्स के बच्चे अगवा हुए, एक खातून सेनेटर का शौहर अगवा हुआ, वो सेनेट में आई तो उनकी आंखों में आंसू थे। सर, ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं आपकी हुकूमत पर, ये काफ़ी संगीन है। देखिए, इन इल्ज़ामात की हुकूमत को चाहिए कि पूरी तहकीक करे, और अगर कोई बंदा इसमें इन्वॉल्व है, कि ये कई ज़ेब दास्तान के लिए भी बहुत सी है ना। अभी ये लाहौर में वो जो बच्ची के रेप का केस एक झूठा बनाया गया, उसके ऊपर एक खातून टीवी पे कह रही थी कि ये मेरी बच्ची है और ये ऐसे हुआ है, और बाद में देखा कि वो सिंगिंग कर रही है और वो तहरीक इंसाफ की है। बहुत सी फेक न्यूज़ चलती हैं, इनकी गहराई तक जाना चाहिए। ये लोगों की डिमांड बिल्कुल ठीक है कि किसी को भी हिरास नहीं करना चाहिए, इसकी ज़रूर इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन आफ्टर ऑल उनके जिन सेनेटर्स पे तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रहे थे वो तो वहाँ आए ही नहीं, और ना उन्होंने वो अपोजिशन में वोट भी देते तो फिर भी इनके 65 वोट थे, 64 रिक्वायर्ड थे। यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मैं सेनेटर था तो आपके जो हासिल बजिंजो साहब की थी, हमने इकट्ठा ब्रेकफास्ट किया, हम 64 लोग थे, हमने हाथ खड़े किए बिल्कुल पहले, और जब वोटों की गिनती हुई तो वोट जो है वो 64 उनके निकले और 54 हमारे निकले। हाँ। तो ये खोसा साहब ये दलील अपने तौर पे तो दे रहे थे, लेकिन इसका जवाब भी आप ये देना कि आप क्या करते रहे हैं और क्या होता रहा है। आज अगर आपको कोई अंदर से कैमरा पकड़ा गया तो फिर इल्ज़ाम लगाएं हुकूमत के ऊपर कि जी कुछ हुआ है, ये हुआ वो है। बाकी तो लोगों ने अपनी मर्जी से जो वोट देते हैं वो वोट देते हैं। माजी के अंदर डस्का में क्या हुआ आपने देखा, पोलिंग बूथ से बक्से उठा के इधर उधर करते गए। ये ट्रेडिशन गलत है, अगर उन्होंने की तो अभी बिल्कुल नहीं उसको दोहराना चाहिए, लेकिन खुदा के लिए इल्ज़ाम तराशी इस तरह भी आंखें बंद करके ना की जाए। एक और पॉइंट जो आप भी रेज कर रही थी और खुद सब जवाब दे रहे थे, वो ये था इलेक्शन कमीशन का, कि जी अगर दूसरा नहीं आएगा तो ये पहले वाला कैंडिडेट। देखिए, मैं जब सेनेटर था तो मैंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैंने एक इनिशिएट की थी, ये कहते हुए कि एक वक्त था जब ये 4 मेंबर होते हैं ना इलेक्शन कमीशन के, पंजाब के और सिंध के और चारों सूबों के, और ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, तो 2 रिटायर हो गए तो उनकी जगह कोई ना आया, तो वो ट्रंकेटेड हो गया इलेक्शन कमीशन। फाइनली इलेक्शन कमिश्नर भी रिटायर हो गया तो जगह खाली हो गई, तो नॉन फंक्शनल हो गया इलेक्शन कमीशन। और होता यह है कि कोई प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन होना है, बहुत सी आपकी जो इलेक्ट्रल लिस्टें हैं उनको ठीक करना है, और बहुत से काम होते हैं जो नहीं हो सकते। तो आई थिंक दिस इज आल्सो वाइज कि जब तक आप उसकी नए की सिलेक्शन ना करें,
पुराने वाला उसको जगह को ना छोड़े और नए की इलेक्शन के लिए एक हदबंदी होनी चाहिए कि विद इन 2 मंथ 3 मंथ, बल्कि आइडियली रिटायरमेंट से पहले अगले की सिलेक्शन हो जानी चाहिए। बिल्कुल तो ठीक ये है। बिल्कुल जरूरी है अगर इस तरह की भी कोई अमेंडमेंट हो। जी जी। और आपको लगता है कि अब जितना चीफ जस्टिस की जो तकर्री है वो अब मुशावरत से होगी, और सीनियरिटी के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम आ रहा था, वो अब काफ़ी पीछे चला जाएगा, या फिर हुकूमत गौर करेगी उस नाम पे भी? देखें, पहले तो ये प्रोपेगेंडा था कि ये सारी जो गेम है ये फैज ईसा साहब को रखने के लिए है। आप देखिए कितना झूठ और कितनी फेक न्यूज़ और कितना बदनामी का बायस और कितनी एम्बैरेसमेंट फॉर द सिटिंग चीफ जस्टिस। आप उसका कोई जवाब देना। ये लोग जो बड़े बड़े लीडर बातें करते रहे हैं कि उन्होंने कहा, आज लॉ मिनिस्टर ने कहा है कि उन्होंने फैज ईसा साहब ने 3 दफ़ा मुझे कहा कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अच्छा, नंबर 2 बात यह है कि अभी आगे ये रूल तय हुआ कि सीनियरिटी पे नहीं होगा, लेकिन सीनियरिटी कम मेरिट होगा, यानी टॉप प्रायोरिटी सीनियर को दी जाएगी लेकिन मेरिट भी देखा जाएगा। लेकिन अगर इनमें से कोई लोग पॉलिटिसाइज हो गए, अगर किसी इल डिसिप्लिन का मुजाहरा किया किसी तरीके से, अगर किसी की अलाइनमेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी, अगर किसी की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई हेल्थ का इशू है, कोई और इल्ज़ाम है, तो ऑब्वियसली फिर मेरिट के ऊपर आप सूटेबल बंदे को देखेंगे। जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां बहुत से मसाइल हैं, वहां आपके सिविल केसेस हैं, आपके क्रिमिनल केसेस हैं, आपके ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अलग बनेगा, तो बहुत सी चीज़ें हैं। और जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं। आज दुनिया के 100 तकरीबन 42 ममालिक में से हमारा नंबर 129वां है कि हमारी गवर्नेंस जो है, हमारी लॉ लीगल स्टेटस पे है। इसी तरह करप्शन में भी हम 188 में तकरीबन 142वें नंबर के ऊपर हैं। तो ये बाइस शर्म है पाकिस्तान के लिए। गवर्नेंस बेहतर होगी, कानून की हुक्मरानी होगी, उम्मीद करते हैं सर ऐसा ही हो जैसा आप कर रहे हैं। होगी। और सर एक और आखिरी सवाल कि 1 जनवरी 2028 तक सूद को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की भी शेक मंजूर की गई है, और JUI ने ये सजेस्ट की थी। इस पे तो खैर मुबारकबाद की मुस्तक है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा? देखें, कोई शक्ल इसकी निकालनी पड़ेगी आपको। ये बात ठीक है, आपका बिल्कुल, आपका जो कंसर्न है वो जायज़ है कि पूरी दुनिया इंटरेस्ट के ऊपर और बैंकिंग के निज़ाम पे चल रही है। हर चीज़ में आप मॉर्गेज पे घर लें, आपको रेंट लें, आपके पास जो सब कुछ उस पर चलता है, तो उससे पाक होना तो बड़ा ज़रूरी है, चूँकि ये इस्लामिक प्रोविजन है। तो आई थिंक गवर्नमेंट मुबारक की मुस्तहक है अगर उन्होंने आइन में ये कमिट किया है कि 2028 तक हम इस शेक को ले आएंगे, और अल्लाह करे कि ये ले आएँ, और खुदा करे कि हम सूद की इस लानत से ख़त्म करके इसका कोई ऐसा निज़ाम वज़ा करें जिससे हमारी मईशत भी चलती रहे, लोगों का काम भी चलता रहे। सऊदी अरेबिया वगैरह में भी है, लेकिन कई लोग कहते हैं नाम होता है इस्लामिक बैंकिंग का, लेकिन एक्चुअली कुछ भी नहीं होता। डॉक्टर इसरार अहमद साहब की इसके ऊपर बहुत सी अपने उनके फतवे हैं। तो मेरे ख्याल में सूद की लानत से पाक होके अगर सारी पार्टियां मुत्तहिद होके इस कंसेंसस पे आई एम श्योर राज़ी हैं, और पूरी कौम भी राज़ी है, तो ये एक बहुत अच्छा एक फैदर इन दी कैप ऑफ दी पार्लियामेंटेरियंस होगा। सब पार्लियामेंटेरियंस, एक पार्टी नहीं। तो इसलिए ये भी एक खुश आइंद बात है। ठीक।